संजय सर, स्वागत है सीएनबी से आवाज पर। रिजल्ट से लेकर रीसेंट अपडेट सब पे मैं सर से बातचीत करना चाहूंगा, लेकिन ट्रिगर को बनाता हूं नंबर्स को। और संजय सर, नंबर्स तो खैर स्क्रीन पे चलते रहेंगे। फार्मा सेगमेंट जो लार्जली रेवेन्यू ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आ रहा है। केमिकल्स में मोमेंटम स्ट्रांग है, ये कोई खास रीजन? ये क्योंकि फार्मा मेरे ख्याल से इससे प्रीवियस क्वार्टर Q4 में भी सबड्यूड था, Q1 में भी सबड्यूड था। हाँ जी। तो इसका मेन वजह सर ये है कि जो हमारा फार्मा बिजनेस है वो काफी उसका फोकस आइबुप्रोफेन पे रहता है। और आइबुप्रोफेन का क्या हुआ, जब कोविड शुरू हुआ लास्ट ईयर, तो हमारे जो कस्टमर्स थे आउटसाइड इंडिया उन्होंने काफी अच्छे तादाद में ये प्रोडक्ट खरीदा हमसे और काफी ओवर बुकिंग हुई उस समय। उसके बाद थोड़ी सी मंदी आ गई मार्केट में, जिसकी वजह से पिछला क्वार्टर और ये क्वार्टर उतनी डिमांड एक्सपोर्ट मार्केट में नहीं रही है। तो एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह ये है कि केमिकल्स का अगर आप वॉल्यूम देखें, हमारा वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, लेकिन क्योंकि इथाइल एस्टेट हमारा अहम प्रोडक्ट है इस सेगमेंट में, वहां पे जो ग्लोबल प्राइसेस हैं वो थोड़े हाई रहे क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस हाई थे। तो उन प्राइसेस की हाई वजह होने से डिस्प्रोपोर्शनेटली हमारा जो रेवेन्यू है केमिकल्स में ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम बेसिस पे देखेंगे तो ये सत्य नहीं है। आइबुप्रोफेन ग्लोबली स्टॉकअप करी गई और उसके बाद आपने कहा बाजार में मंदी आ गई, तो बेसिकली सबने स्टॉकअप कर ली थी, उसके बाद अब फ्रेश बाइंग का ट्रिगर नहीं निकल रहा है। मैं आसान शब्दों में ये मान के चलूं, आइबुप्रोफेन क्योंकि आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहा जाता है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं ग्लोबली। जब लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है तो ग्लोबली कितना मार्केट शेयर है, और ये आइबुप्रोफेन आपके ओवरऑल रेवेन्यूज में कितना कंट्रीब्यूट करती है सर? ओके, आइबुप्रोफेन ग्लोबली हमारे पास अबाउट 35% मार्केट शेयर है इसका कैपेसिटी से। और अगर हम देखें, इसकी आपने वजह पूछी कि मंदी क्यों आई इस प्रोडक्ट में, वो इसलिए कि ये फीवर कंट्रोल करने के लिए है। और एक फ्रेंच अथॉरिटीज ने रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पैरासिटामोल ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है फीवर मैनेज करने के लिए, आइबुप्रोफेन उतना अच्छा नहीं करता। तो उसकी वजह से पैरासिटामोल का अगर आप सेल देखें, जो अभी आज हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, काफी कस्टमर्स ने उस पर स्विच करा। 7-8 महीने बाद वो रिपोर्ट वापस ले ली गई और रद्द कर दी गई कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, और आइबुप्रोफेन भी उतना ही अच्छा काम करता है जितना पैरासिटामोल। लेकिन तब तक हमारे जो की कस्टमर्स थे वो पैरासिटामोल ले चुके थे। तो ये जो मंदी है, हमारा अंदाज है कि पिछले क्वार्टर थी, इस क्वार्टर भी रहेगी, लेकिन Q3 और Q4 में डिमांड अच्छी होगी आइबुप्रोफेन की। तो Q1 में तो आइबुप्रोफेन के वॉल्यूम्स मेरे ख्याल से 15% साल दर साल गिरे थे, तो ये Q2 में भी आप कह रहे हो वॉल्यूम्स गिरते हुए नजर आएंगे, पर Q3 से ये सिचुएशन करेक्ट होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। तो साल का सेकेंड हाफ जो है, दूसरी छमाही जो है, फिर हालात इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, फार्मा के मार्जिन्स, ये फार्मा पॉकेट जो है आपकी, Q4 में 29.7% मैसिव इरोजन हुआ था, 43% साल दर साल। उसके बाद Q1 में आए तो ये 23% पे मार्जिन्स चले गए। तो फिर ये ठीक है, वॉल्यूम्स ठंडे थे तो मार्जिन्स में मेरे ख्याल से पर्कुलेट होकर प्रेशर बना होगा, पर फिर सस्टेनेबल बेसिस पे सेकेंड हाफ में एक्सपेक्ट करूं फिर फाइनेंशियल ईयर के मार्जिन्स रीसेलेक्ट होते हुए नजर आएंगे। एग्जिट मार्जिन्स फिर फार्मा के FY22 के क्या होंगे सर, अंदाजन? मैं आपको पहले विजिबिलिटी देता हूं Q3 और Q4 की। तो पहली बात तो ये हमको समझना चाहिए कि जो एपीआई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में जो एवरेज एबिट मार्जिन्स रहते हैं वो 20 से 25% के बीच में रहते हैं, वो चाहे IOL हो या और कोई कंपनीज भी हो। तो 20 से 25% के जो मार्जिन्स हैं वो हमारे हिसाब से हेल्थी हैं, सस्टेनेबल भी हैं, और हमारे इसी रेंज में रहेंगे। तो अगर आप देखें ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस, हम एज अ कंपनी 22 से 25% का एबिट मार्जिन प्रोजेक्ट करते हैं। 22 से 25% सस्टेनेबल बेसिस पे। अच्छा, ये मैंने अजम्पशन ले लिया कि वॉल्यूम्स गिर रहे थे, उस वही कहीं पर्कुलेट होके तो नहीं आए मार्जिन्स में, या फिर दूसरा रीजन कई लोग कहते हैं कि कहीं शायद मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस चाइना में इंपोज करे गए थे, एपीआई शिपमेंट्स इंपैक्ट हो रहे थे, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ रही थी। क्या ऐसा भी हो रहा है क्या सर इस समय? उसका भी असर पड़ रहा है क्या? कुछ इस बीच कुछ रिलीफ आया है क्या, अगर ऐसा हुआ है तो? उसका उतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये है कि आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ सत्य ये है कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही फैक्टर है जिसकी वजह से उछाल चढ़ाव या कुछ चीज गिरती है। हाँ, ये जरूर है कि
क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में जो शिपमेंट्स हैं, शिपमेंट के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। तो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी अपने ऑफटेक को थोड़ा जितना डिले कर सकते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर देखिए जो कंटेनर इंडिया से जाता था यूरोप, वो तकरीबन $2,500 पर कंटेनर जाता था, जो आज की तारीख में $8,000 पर कंटेनर हो गया है। तो बट हमारी समझ से ये जो है ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं है, ये एक टेम्पररी प्रभाव है जो ईज ऑफ हो जाएगा। ओके अच्छा, जाते जाते एक और सवाल सर चतुर्वेदी साहब, 300-400 करोड़ रुपए कैश हर साल आप लोग जनरेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बुक्स पे 300-400 करोड़ रुपए के बीच में कैश ऑलरेडी बैठा हुआ है। इस रकम का इस्तेमाल, इस बढ़िया कैश फ्लो जनरेशन का इस्तेमाल क्या होने वाला है सर? ये हम शेयर होल्डर्स को भी कुछ मिलना है क्या ऐसा? बिल्कुल, तो हम लोग इस समय काफी अंदरूनी बातचीत चल रही है इसके बारे में, और हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो पैसा है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ग्रोथ के लिए। तो हम लोग डिविडेंड्स के बारे में भी सोच रहे हैं इसके बारे में, एंड आई थिंक अगले चंद महीनों में इसका निष्कर्ष निकालेंगे। चलिए संजय सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, डिटेल में बातचीत करने के लिए। केमिकल्स में मैंने इससे ज्यादा फोकस नहीं करा क्योंकि वो बिजनेस तो स्ट्रॉन्ग स्टेट पे नजर आ ही रहा है। फार्मास्यूटिकल जो लार्जर कंट्रीब्यूशन आता है उसमें थोड़ा सा पेन था, और सर कह रहे हैं वो आइबुप्रोफेन की जो दिक्कतें थी उसके चलते प्रेशर, वो Q1 का प्रेशर कुछ हद तक Q2 में भी नजर आएगा आपको। तो क्लियर कट इस साल का सेकेंड हाफ Q3 Q4 ऑनवर्ड्स हालात सुधरते हुए नजर आएंगे, और अगर मार्जिन का इशू था तो 22 से 25% के आसपास के मार्जिन सस्टेनेबल बेसिस पे IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स क्लॉक करती हुई नजर आएगी। चलिए थोड़ा सा पेन पीरियड, लेकिन होपफुली आउटलुक बेहतर। इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार वीरू स्टूडियो में आ गए हैं, उनसे बाजार पे बातचीत करेंगे। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.